सभी से अपने चैनल पर जुड़ गए। चलो बच्चे, आज हम लोग अपनी जो पॉलिटी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पॉलिटी क्लास चल रही थी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में जो जान रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो एक टॉपिक को कर रहे थे। मैंने पहले लेक्चर में यानी इसके 2-3 पार्ट मैंने पहले बताया, 2-3 पार्ट में ये पूरा लेक्चर अपडेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ पढ़ना है, जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक पढ़ना है। और मैंने बताया था कि ये लगभग हो सकता है 2 से 3 पार्ट में, और उसी तरह पहला पार्ट जैसे आप लोगों ने प्यार दिया, उसी तरह दूसरे पार्ट को भी प्यार देना। चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे। मैंने आर्टिकल 12 और 13 के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। उसके पहले मौलिक अधिकार क्या था, डिमांड कैसे आई, कौन अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रमुख कैसे था, क्या जो भी था उसकी विशेषताएं बताई, कमियां मैंने सब कुछ बताई। ठीक है, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। तो हमारा टॉपिक है अधिकार। मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है कितने 6 हैं, पहले 7 था, फिर उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अमेंडमेंट होता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, उसको कानूनी रूप से बना दिया जाता है, 300A में पहुंचा दी, वो सारी बातें बताई थी। ठीक है, उसी की तरह अब हम देखें, जो मैंने बताए थे जो मौलिक अधिकार है 6 भागों में डिवाइड किया गया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है। तो मैंने जो पहला भाग बताया था, क्या बताया था बच्चा, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, कितने से कितने बताए थे, 14 से लेकर 18 के बीच में मैंने बताया था। ठीक है, तो आर्टिकल बच्चा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 क्या है बच्चा, अनुच्छेद ये जो आर्टिकल है 14 क्या है बेटा, 14 क्या है, अनुच्छेद 14 क्या है बच्चा, जो अनुच्छेद 14 है बच्चा वो क्या कहता है, अनुच्छेद 14 यही कहता है विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष और समान संरक्षण, समान संरक्षण। देखो बच्चा, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले जानेंगे विधि की समझ समानता क्या है, और ये पहला वर्ड ले लेंगे, और इसको हम समान संरक्षण की बात बताएंगे, यानी विधि के समझ ही समान संरक्षण। इसको हम 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, यानी एक पॉइंट हमने ले लिया, विधि के समझ समानता क्या, इसको पहले अर्थ समझते हैं, उसके बाद दूसरी भाषा में हम समझेंगे जो विधि के समझ समान संरक्षण की बात कही जा रही है। ये जो विधि के समझ यानी ये जो विधि है, विधि के समझ समान संरक्षण की बात कही जाए, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, दोनों पहलू को समझेंगे। तो पहले हम जो समझते हैं बच्चा, ये विधि के समझ समानता, यानी जो हमारा जो पहला होगा विधि के समझ समानता, यानी विधि के समझ जो बच्चा समानता है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, विधि की समझ का मतलब, समानता का मतलब, सीधी सी बात बच्चा, इसका अर्थ क्या है, यानी जो कानून है उसके समझ, उसके सामने प्रत्येक नागरिक एक होंगे, एक समान होंगे। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक, वो कोई भी हो, वो विधि के यानी जो कानून है उसके समान एक होंगे, उसके सामने एक जैसे होंगे, एक जैसा उसके सामने कार्य किया जाएगा, सब कुछ एक जैसे होंगे। लेकिन इसके 1-2 अपवाद हैं। अपवाद क्या है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक है, और कौन होगा, राजदूत होगा। ये जो बच्चा, ये 3 लोग अपवाद हैं इनके। बाकी इन तीनों लोगों को छोड़कर, यानी विधि जो कानून है उसके समक्ष समानता, यानी सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जिसको मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उम्र कैद की सजा हुई, ठीक है, तो जो उम्र कैद की सजा हुई, तो चाहे वो विधायक साहब हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक गरीब वर्ग का हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी वेशभूषा में रहता हो, उन सबको एक समान क्या होगा, अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, यह मतलब समझ में आया, यानी जो कानून है उसके समझ, उसके सामने प्रत्येक भारत का नागरिक एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, एक जैसा उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ कौन अपवाद एक्सेप्शन है इसके, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत, ये 3 लोगों को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था दूसरी बात करेंगे, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, समान संरक्षण।
विधि के समान संरक्षण का मतलब देखो बच्चा, इसका मतलब विधि के समान संरक्षण का मतलब बच्चा यही है, इसका समान संरक्षण का मतलब बच्चा सीधी सी भाषा में हम कहें यही है। विधि के समान संरक्षण का मतलब है यानी जो कानून है, उस जो बना गया कानून, मान लो कोई कानून बना, उसके साथ जितने भी लोग हैं एक जैसा कार्य कीजिएगा, लेकिन एक ही वर्ग के लोग, ठीक है, एक ही वर्ग यानी समाज में जो एक ही वर्ग के लोग हैं उनके साथ एक जैसा कार्य किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है राज्य में, जैसे एक उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर सब लोग एक वर्ग के नहीं हैं, इन द सेंस का आर्थिक रूप से नहीं मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कई समाज में कई सारे लोग जैसे पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए राज्य कभी कभी ज्यादा कार्य करता है देन कंपेयर जो अपर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं उनके लिए क्यों कर रहे हो, जो पिछड़े हैं हमारे लिए भी करो, मतलब आप इस आधार पर डिमांड नहीं कर सकते हो, क्योंकि राज्य चाहता है कि उन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनको भी हम सामान लाएं, इसलिए राज्य उनको कभी कभी ज्यादा छूट दे देता है, उनको कभी कभी ज्यादा प्रलोभन दे देता है, कभी कभी उनको ज्यादा सपोर्ट करता है देन कंपेयर अपर क्लास के लोगों के लिए। तो इसलिए ये चीज कहा कि एक जैसे वर्ग के लिए एक जैसा सामान संरक्षण, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब समझ में आया, यानी जो एक जैसे वर्ग के लोग हैं उनको एक समान संरक्षण दिया जाएगा। दोनों मतलब समझ आए, यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब समझ आए, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, एक जैसा अपराध के लिए एक जैसा दंड दिया जाएगा, यह मतलब समझ आए। उसमें लेकिन 3 एक्सेप्शन थे, कौन थे? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत, ठीक है, इनको 3 लोगों को छोड़कर। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है विधि के समान संरक्षण, यानी जो विधि के समान संरक्षण है, यानी जो कानून होगा उसके सामने समान संरक्षण दिया जाएगा एक जैसे वर्ग के लोगों के लिए। एक जैसे वर्ग के लोगों का मतलब मैंने फिर से बताया कि सपोज दैट कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जाति समुदाय है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है देन कंपेयर किसी अदर कास्ट के, तो अगर उनको सरकार एक जैसा इक्वल लाना चाहती है, उनको बढ़ावा देना चाहती है, तो सरकार क्या करेगी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जो उस समुदाय के लोग पीछे हैं, उनको बढ़ावा देगी, उनको शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए उनकी फीस कम कर सकती है, उनको निःशुल्क शिक्षा दे सकती है, साथ ही साथ उनके लिए, उनको पेट पालन के लिए, उनके पोषण के लिए कुछ चीजें फ्री में दे सकती है। जैसे कि सीधी सी एग्जांपल ले लो कि एपीएल बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड के लोगों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, एपीएल कार्ड के लोगों को राशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी जो कुछ लोग हैं जो भरण पोषण भी अपनी तरह से पूर्णतया नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने भरोसा दिया कि आपको हम ये देंगे, ठीक है। तो ये राशन कार्ड की तुलना में आप समझ सकते हो कि यानी हाँ, जो लोग एक वर्ग में पीछे हैं उनको समान लाने के लिए सरकार ये सपोर्ट कर रही, कार्य कर रही, यानी विधि के समान संरक्षण, यानी कानून के लिए समान संरक्षण की बात है। आर्टिकल 14 में यही बताया गया। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। अब दोनों मतलब डाउट क्लियर हुए, उम्मीद करता हूं ये दोनों डाउट क्लियर हुए। यानी विधि के समक्ष समानता मतलब फिर से बता देता हूं, कानून प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसे, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसके लिए चाहे विधायक हो, उसको उतनी उम्र की उतनी ही सजा मिलेगी जितनी एक गरीब को मिलनी थी, ठीक है। ये समझ में आया, यानी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब यही है कि एक वर्ग का कोई पिछड़ा है, अगर एक वर्ग कोई बढ़ा हुआ है, तो दोनों को बराबर करने के लिए राज्य अगर पिछड़े हुए वर्ग को सपोर्ट कर रही है तो बढ़ा हुआ वर्ग इसमें एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ये मतलब समझ में आया? चलो, उम्मीद करता हूं ये अब समझ में आया। एक उसके बाद आर्टिकल है बच्चा, अब 14 के बाद क्या होता है? आर्टिकल 15 आता है। 14 के बाद आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है बच्चा अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है बच्चा? अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का समाप्त करना, यानी भेदभाव को समाप्त करना है। जो अनुच्छेद बच्चा 15 है, ये जो अनुच्छेद बच्चा अनुच्छेद 15 है बच्चा, ये 15 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 15 है बच्चा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव को समाप्त करना है, यानी भेदभाव को समाप्त करना क्या मतलब है? भेदभाव को समाप्त करना। अब देखो इसका मतलब समझते, देखो भेदभाव को समाप्त करने का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति केवल अगर जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव कर रहा है, धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव कर रहा है,
तो वो क्या कर सकता है, जिसके साथ हो रहा है वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, 226 के तहत कहाँ, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जा सकता है, 226 के तहत कहाँ उच्च न्यायालय, और 32 के तहत कहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जा सकता है। समझ में आया? सीधी सी बात है, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहे हैं लिंग को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, तो वो आदमी चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। कहाँ, 32 है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत कहा जाएगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात बताई गई, किसी भी तरीके से आप किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक टर्म है, एक कंडीशन है बच्चे, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये जो निजी कंपनियां होती हैं ये कानून उन पे लागू नहीं होता, यानी निजी कंपनियों पर कानून लागू नहीं हो सकता है, निजी कंपनियों पर कानून लागू नहीं होता। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो मान लो होता है, ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, ए जो है गोरा है, बी थोड़ा सांवला है, ठीक है। अब दोनों लोगों ने क्या कहा कि दोनों लोगों ने एक कंपनी सी में अप्लाई किया जॉब के लिए, वैकेंसी सिर्फ एक है, तो अगर उस कंपनी को रिक्रूटमेंट जो है उसकी जो आवश्यकता है कि एक स्मार्ट पर्सन की जो लुकिंग में हैंडसम हो, जिसकी बॉडी फिगर अच्छा हो, जिसका बात करने का मैनर अच्छा हो, तो वो किसको प्रेफरेंस करेगा। अब ये दोनों लोग तो अच्छे थे, बात करने में सारी इक्वालिटी थी, बट ये जो बी था ये थोड़ा सांवला था देन कंपेयर ए के, तो क्या हुआ, जो कंपनी है इसने ए को सिलेक्ट कर लिया, और बी को कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मुझे कलर की वजह से नहीं सिलेक्ट किया गया, तो ये इस पे एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंपनी की रिक्रूटमेंट थी, कंपनी अपने अधिकार से अपने हिसाब से कर्मचारियों को रखेगी, इसलिए ये क्या हुआ, जो बी था उसको नहीं सिलेक्ट किया गया। तो यानी समझिए, और इस आधार पे जो निजी कंपनियां हैं वो लागू नहीं होती, यानी यह कानून जो आर्टिकल 15 है वो निजी कंपनियों को फोर्स नहीं कर सकता है। समझ में आया? समझ में आया, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चा अब एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 16, बहुत विवादित आर्टिकल है, और इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो अब हम जानते हैं अनुच्छेद 16। देखो अनुच्छेद 16 क्या है बच्चा, जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 16 है बच्चा ये क्या कहता है, ठीक है, देखो अनुच्छेद 16 जो बच्चा है ये क्या कहता है, अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन के लिए समानता, लोक नियोजन के लिए समानता, यानी जो लोक नियोजन के लिए समानता का मतलब बच्चा अर्थ समझ में आया, जो भारत के लोग हैं उनको जो लोक नियोजन में कार्य करेंगे यानी देश के लिए कार्य करेंगे, उन सबके लिए एक समान समानता दीजिए, यानी सभी वर्ग के लोगों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में, हर तरह के कार्यों में, सरकारी कंपनियों में सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के लिए एक समान समानता दी जाएगी। ठीक है, यानी लोक नियोजन में प्रत्येक भारत के नागरिक को समान रखा गया। लेकिन इसी में एक आर्टिकल के अनुच्छेद 16(4) में क्या बताया गया, 16(4) में आरक्षण की बात कही गई, आरक्षण की बात कही, और ये बहुत विवादित मुद्दा है। इस पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर 8 घंटा तुमसे बात करेंगे मुद्दा फिर भी सुलझने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पे मैं सिर्फ ये समझना है जो जो सरकार ने आज तक किया इस पे कार्य उनके बारे में जानते। ठीक है, तो जो 16(4) है इसमें क्या बताया गया, आरक्षण की बात बताएगी। आरक्षण की बात उठती कैसी है, तो आर्टिकल एक अनुच्छेद है बच्चा, अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल क्या है बच्चा, एक आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल जो आपका है, आर्टिकल जो बच्चा आपका है, आर्टिकल में बताया गया 335 अनुच्छेद में बताया गया कि जब संविधान लागू हो रहा उस दिन से अगले 10 वर्ष तक आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो संविधान लागू हो रहा है उस दिन से लेकर अगले 10 वर्ष तक आरक्षण को दिया जाएगा। कितने, 10 वर्ष को लेकर। किस अनुच्छेद में बताया गया, यानी संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 335 में बताया गया। ठीक है, 335 में बताया गया कितने, 10 वर्ष के लिए आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, आरक्षण की, ठीक है, आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बताएगा, आर्टिकल 341 और 342 में बताया, 341 और 342 में क्या बताया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। ठीक है, यानी जो
हमारा संविधान था उसने एससी को कितने बच्चा 15% और एसटी को 7.5% क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया उनकी सीटों पे। ठीक है, ये बात तो हुई आरक्षण की। देखो अब यहां से मुद्दा शुरू होता है, तो मुद्दा आसानी से समझना और इसमें जहां डाउट हो बच्चा पूछते रहना है कमेंट सेक्शन में, और बात सुविधा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होता है, 1953 से लेकर 1955 के बीच में एक कमेटी गठित की जाती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसको हम कालेलकर समिति कहते हैं। ठीक है, कालेलकर समिति। ठीक है, कालेलकर समिति कब होती है, इसका कार्यकाल लिख लो 1953 से लेकर 1955 के बीच में। ठीक है, 1953 से लेकर 1955 के बीच में कालेलकर समिति गठित की जाती है और इसमें बताया गया किसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी जो ओबीसी की बात कही गई, क्योंकि एससी और एसटी के लिए तो पहले दे दिया गया आरक्षण। अब जब बात उस ओबीसी के लिए आई, तो ओबीसी के लिए जब बात आई तो इनके लिए एक समिति गठित की, कालेलकर समिति। तो सीधी सी बात है, कालेलकर समिति किससे संबंधित है, कालेलकर समिति ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। 1953 में गठित करती है, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, आरक्षण जब 1953 में गठित होती है और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये जो पूरी समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये सिर्फ एक शब्द के आधार पर, जाति के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यानी जाति के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जब जाति के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, सरकार इसको नहीं मानती है, यानी सरकार इसको कालेलकर समिति को नहीं मानती। ठीक है, उसके बाद 1979 में 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आती। ठीक है, और इन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग के लिए एक समिति का गठन किया, जब द्वितीय क्यों लिखा, तो देखो पहला तो पहले हो गया था ना, ये देखो 1955 में कंप्लीट। उसके बाद 1979 में 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, तो इन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग के लिए एक समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया, जिसे हम बीपी मंडल समिति के नाम से जानते हैं। कब, 1979 से लेकर 1980 के बीच में, यानी 1979 में गठित किया और 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लगभग उस समय 4000 जातियां थी। कितनी, कुल 4000 जाति थी, जिसमें 3743 पिछड़े वर्ग में रखती है, यानी कि सीधी सी भाषा में समझो तो उस समय जब भारत था, कब, 1980 के आसपास, कुल भारत में 4000 कास्ट थी, 4000 जातियां थी। ठीक है, 4000 कास्ट थी उस समय, और उस समय पूरी जातियों में से 3743 यानी 3743 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया। ठीक है, और इनसे पूछा गया कि किस आधार पे तुमने इनको इतने पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया, तो इन्होंने इसका कोई विवरण नहीं दिया। जब पूरा विवरण नहीं दिया तो ये फिर क्या हुई, समिति को लागू नहीं किया गया। इतनी बात समझ में आई, यानी जो बीपी मंडल की समिति 1979 में गठित की जाती है और 80 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इन्होंने 4000 जातियों में 3743 जातियों को, यानी 3743 कास्ट को पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया, यानी ओबीसी में शामिल कर दिया। और इसमें जब इनसे सरकार ने पूछा कि आपने किस आधार पे किया, किसको क्यों शामिल किया इतनी जातियों को, तो कोई नहीं देते हैं सुझाव। जब कोई रीजन नहीं देते हैं तो उसकी सरकार ने इसको नहीं माना।
लेकिन होता क्या बच्चा, 1990 के आसपास, 1990 के आसपास नहीं, 1990 में ही किसकी सरकार बनती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। 1990 में ही बहुत अल्प समय के लिए एक सरकार बनती है विश्वनाथ प्रताप जी की। और इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने क्या किया बच्चा, जो बीपी मंडल समिति थी उसकी रिपोर्ट लागू कर दी। यानी 1990 में किसकी सरकार बनती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है बच्चा। और जब इनकी सरकार बनती है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओबीसी की जो जितनी भी बातें थी उसको लगा दिया, किस आधार पर, तो बीपी मंडल आधार पर। और इसमें बताया गया जो ओबीसी के लोग होंगे उनको कितने 27% आरक्षण दिया जाएगा, यानी ओबीसी के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। सीधी सी बात है, विश्वनाथ प्रताप ने 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। किस सिफारिश के आधार पर, तो बीपी मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर इन्होंने दिया। उसके बाद 1991 में फिर से नई सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। और इन्होंने कहा आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च जात के लोग थे, आर्थिक आधार पर उच्च जात के लिए, ध्यान से सुनना, उच्च जात के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर क्या किया, 10% का आरक्षण दे दिया। यानी वर्तमान समय में जो ईडब्ल्यूएस चल रहा है ये पहले आया था, पहले ही आ गया था। इसका कॉन्सेप्ट कब आया था, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के समय, ठीक है। यानी पीवी नरसिम्हा राव ने ही ईडब्ल्यूएस जो वर्तमान समय चल रहा है इसको पहले ही लागू किया था 1991 में, आर्थिक आधार पर, यानी इकोनॉमिकल सेक्शन के आधार पर, ठीक, 10% लागू किया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बहुचर्चित केस होता है 1992 में, इसको हम इंदिरा साहनी या मंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया, ये पीवी नरसिम्हा राव ने जब 1991 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया, तो इसके बाद एक केस आता है। और एक जो केस आता है वो केस कौन सा होता है बच्चा, वो केस होता है 1992 में एक केस आता है जिसका नाम हमने दिया इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट क्या दिया कि जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी। यानी किस केस में क्या बताया कि जो रिजर्वेशन इज नॉट मोर देन 50% एवं, ठीक है। देखो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अगर सही बोल रहे हो तो तालियां बजा देना, अगर गलत बोल रहे हो तो चुप रह जाना, ठीक है, बेइज्जती ना करना। जो इंदिरा साहनी 1992 में एक केस होता है, इंदिरा साहनी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि जो 50% से अधिक क्या होगा, आरक्षण नहीं होगा। 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, यानी आरक्षण नहीं होगा 50% से अधिक, यानी 50% मोर देन 50%, नॉट रिजर्वेशन, ठीक है, अधिक नहीं होगा। तो इस आधार पे जो पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पे दिया था उसको हटा दिया गया, क्योंकि अब जोड़ लो 15% किसको था, एससी को था, 7.5% एसटी को था, और 27% ऑलरेडी ओबीसी को दे दिया गया था। यानी इनको लगभग जोड़ोगे तो 49.5% हो जाएगा। और जब अगर 10% दे देंगे तो यानी 59.5%। इसलिए क्या हुआ, ये जो 10% शुरू किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा बच्चा, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी सीधी सी भाषा में क्या है कि जो आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण की शुरुआत की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, उसमें इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट उसको समाप्त कर दिया। सिर्फ क्या बताया कि जो आरक्षण होगा वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आधार पर ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, क्रीमी लेयर का सीधा सा संबंध किससे संबंधित, ओबीसी वर्ग से, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मैटर में ही, इसी इंदिरा साहनी केस में क्या बताया, क्रीमी
लेयर, यानी जो प्रत्येक ओबीसी है उसमें कई सारे लोग हैं जो सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए नहीं हैं, तो उनको क्या लागू होगा, उन पर क्रीमी लेयर लागू होगा। तो अब हम जानते हैं ये क्रीमी लेयर क्या होता है, इसमें क्या क्या बातें हैं उनके बारे में देखते हैं। चलो क्रीमी लेयर के बारे में हम अगली स्लाइड में कुछ कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये तुम्हें बहुत डाउटफुल होगा और यहाँ आज तुम्हें अंतिम बार डाउट क्लियर करना है। आज के बाद तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर शब्द क्या है, पहली बात तो जाने। तो इसके लिए जांच की, यानी क्रीमी लेयर की जांच के लिए कि कौन कौन सी जाति जो है, ये कौन कौन से लोग हैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, इसके लिए एक राम जानकी नंदन कमेटी गठित की गई। तो यानी क्रीमी लेयर के लिए कौन सी कमेटी बच्चा गठित की गई, राम जानकी नंदन कमेटी, राम जानकी नंदन कमेटी गठित की गई, राम जानकी नंदन कमेटी गठित की गई। ठीक है, राम जानकी बैठे मेरे सीने में, कमेटी गठित की गई। ठीक है, यानी राम जानकी नंदन कमेटी गठित की गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्रीमी लेयर की जांच के लिए कि कौन कौन से लोग हैं जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, उसके लिए कौन सी कमेटी गठित की बच्चे, राम जानकी नंदन कमेटी गठित की गई। अब देखते हैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आते हैं। तो जो आईएएस है, जो पीसीएस है, या ग्रुप ए और बी के वर्ग के अधिकारी लोग जो हैं, ग्रुप ए और बी में जो लोग हैं, ये लोग अगर ओबीसी से हैं तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या रखेगी, अगर कोई व्यक्ति 8 लाख की संपत्ति कर, यानी जो संपत्ति कर है उस पर टैक्स दे रहा, 8 लाख की संपत्ति कर पर टैक्स दे रहा है, इसके 8 लाख से ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो उस पे क्या होगा, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद 4.5 लाख रुपया अगर आयकर जो इनकम टैक्स है, अगर वो 4.5 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष, अच्छा ये सारी चीजें जो प्रत्येक वर्ष की, ठीक है, अगर 4.5 लाख रुपए वो प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स दे रहा है तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगी। ये सारी की सारी बातें कहा, ओबीसी की बात, जो ओबीसी थी उसके अंतर्गत बताया गया। ठीक है, अगर एक चौथी बात क्या बताएगी, जो यूपी के जातिकारी अधिनियम के आधार पर, यूपी का जो अपना जातिकारी अधिनियम है उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है बच्चा, अगर 18 एकड़ जमीन है ग्रामीण क्षेत्र में तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। तथा अगर शहर में, या तो गांव में 18 एकड़ हो या शहर में अगर 14 एकड़ जमीन है तो वह ओबीसी का व्यक्ति किसमें, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या हुआ, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने एक बात कही कि जो क्रीमी लेयर से, यानी जो ये आरक्षण तो दे दिया गया, ठीक है, नियुक्ति में, यानी जिसके सिलेक्शन होगा उसके नियुक्ति के लिए तो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन पदोन्नत के लिए क्या किया जाएगा, पदोन्नत के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो पदोन्नत के लिए आरक्षण नहीं दिया, किसने कहा, उच्चतम न्यायालय ने। जब उच्चतम न्यायालय ने कहा पदोन्नत के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो एक 77वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा बच्चा होता है, 77वां संविधान संशोधन 1995 में, और इसमें यह बात कही गई, ये संविधान ये संसद द्वारा अमेंडमेंट किया गया कि जो लोग पदोन्नत हो रहे हैं उनको भी क्या दिया है, आरक्षण में छूट दी जाएगी, यानी पदोन्नत हैं उनको भी आरक्षण में छूट दी जाएगी। यानी सीधी सी बात है, जो एससी और एसटी के लोग हैं, ठीक, उनको पदोन्नत में क्या दिया जाएगा, आरक्षण की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये बात किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी जा रही, 77वां संविधान संशोधन 1995 में। ठीक है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बताई कि चलो ठीक है, तुम पदोन्नत पर भी इनको आरक्षण दे रहे हो, लेकिन मेरी एक और शर्त है कि पदोन्नत पर तो आरक्षण दे दोगे, वो पदोन्नत हो जाएंगे, लेकिन उसमें उनको वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर सी से ए ग्रुप में पहुंच जा रहा है आरक्षण के आधार पर, लेकिन इनको जो इसका आरक्षण का लाभ होगा, ये पदोन्नत, इस ए ग्रुप का जो लाभ होगा वो नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट होता है, 85वां अमेंडमेंट, ये कब होता है, 2001 में, और उसमें संसद ने क्या कहा कि अब हम इनको भी पदोन्नत का भी लाभ देंगे, यानी जो पदोन्नत होगी उसमें उनको वरिष्ठता की, यानी ज्येष्ठता
वरिष्ठता की लाभ भी देंगे, यानी जो वरिष्ठता है इनको उसका भी लाभ देंगे, यानी जो एससी और एसटी के लोग हैं उनको हम वरिष्ठता के आधार पर भी लाभ देंगे, यानी उनको बच्चा हम वरिष्ठता के आधार पर भी लाभ देंगे। समझ में आया? उनको बच्चा यानी हम वरिष्ठता के आधार पर भी लाभ देंगे। ठीक है, यानी 77वें संविधान संशोधन से क्या दिया संसद ने? 77वें संविधान संशोधन ने संसद ने यह दिया कि हम इनको पदोन्नत में भी आरक्षण देंगे, पदोन्नत में आरक्षण देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा पदोन्नत में आरक्षण दे रहे हो लेकिन इनको वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर संसद ने क्या कहा, 85 अमेंडमेंट किया, 85वां अमेंडमेंट किया 2001 में जो हुआ, उसमें क्या कह रहे हैं, अब हमारे वरिष्ठता के आधार पर भी इनको क्या देंगे, लाभ देंगे। तो ये तो था क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब सीधी सी भाषा में क्या है कि ओबीसी जो है उसमें कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, उनकी कंडीशन बता दी। ठीक, आईएएस, पीसीएस, ए ग्रुप और ग्रुप बी के अधिकारी लोग नहीं आएंगे, जैसे सीओ हो गया, सीएमडी हो गया, ठीक है, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये क्या है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, ये आरक्षण के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताइए, जिनके पास 8 लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति कर देते हैं सालाना, उनको क्या क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाएगा। साथ ही साथ यह बताया जो व्यक्ति 4.5 लाख रुपया आयकर देते हैं उसको भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया गया। और अंतिम बात क्या बताइए, यूपी में जातिकारी अधिनियम के आधार पर अगर कोई व्यक्ति शहर में जिसके पास 14 एकड़ जमीन है और गांव में 18 एकड़ जमीन है, वो भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात कंप्लीट हुई किसकी कमेटी पर, राम जानकी नंदन कमेटी के आधार पर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया कि जो एससी और एसटी है उनको पदोन्नत तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पदोन्नत के आधार पर आरक्षण नहीं, यानी उनको पदोन्नत के आधार पर आरक्षण नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहले क्या बताया कि एससी और एसटी को हम आरक्षण देके नौकरी में आरक्षण दे सकते हैं लेकिन पदोन्नत पे आरक्षण नहीं देंगे। तो फिर संविधान द्वारा संसद द्वारा क्या हुआ, 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ, जिसके द्वारा क्या बताया, यानी जो उच्चतम न्यायालय था उसकी बात को गलत कर दिया संसद ने, और क्या कहा कि नहीं हम उनको पदोन्नत पर भी आरक्षण देंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो अच्छा तुम पदोन्नत पर आरक्षण दोगे लेकिन अब उनको वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, संसद द्वारा 85वां संविधान संशोधन 2001 में जो होता है, यानी 85 अमेंडमेंट जो होता है 2001 में, उसमें क्या कहा गया संसद द्वारा कि नहीं हम जो इनकी वरिष्ठता है उसका भी लाभ देंगे। ये बात हुई। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद एक और बहुत ही विवादित मुद्दा होता है, वो मुद्दा क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। चलो अगला जो मुद्दा है बच्चा उसके बारे में जानते हैं। एक फिर ब्लैक वेजेस वैकेंसी आती है, यानी जो ब्लैक वेजेस वैकेंसी आती है ये भी मंडल आयोग के कमीशन पे आती है। ठीक है, जो ब्लैक वेजेस वैकेंसी है बच्चा ये किसके आधार पे आती है, मंडल आयोग के आधार पे आती है। ये ब्लैक वेजेस एजेंसी वैकेंसी क्या होती है, ब्लैकेस्ट, देखो ये जो ब्लैक वेजेस, स्पेलिंग लिख देना सही से, वेजेस वैकेंसी, ये जो ब्लैक वेजेस वैकेंसी है बच्चा, ये देखो ऐसे समझो जैसे क्या हो रहा है कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो मान लो जनरल की 16 सीटें हैं, ओबीसी की 14 हैं और एससी की 7 हैं और एसटी कितनी है, 3 है। मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो जनरल की और ओबीसी की तो लगभग सारी की सारी सीटें भर जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनकी जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो सेलेक्ट हो जाते हैं 7 से ज्यादा, लेकिन वो जनरल की सीट ले लेते हैं, कहीं ओबीसी की सीट ले लेते हैं। तो इनकी मान लो अगर एक वैकेंसी बच गई और इनकी एक वैकेंसी बची, तो ये जो 2 सीटें हैं इनको अगली बार जब किसी उसी पद के लिए वैकेंसी आएगी, मान लो वीडियो के लिए वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो अगली बार जब वीडियो के लिए वैकेंसी आएगी तो ये जो 2 सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए एक सीट बढ़ाई जाएगी, उसी में ऐड कर दी जाएगी यही वाली सीट, और एसटी के लिए यही वाली सीट ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, ब्लैक वेजेस कहते हैं। ठीक है, यानी ब्लैक वेजेस क्या कहते हैं वैकेंसी। ठीक है, समझ में आया ब्लैक वेजेस वैकेंसी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला क्या है, देखो अगला क्या है बच्चा उसके अगला क्या बच्चा उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है,
अच्छा देखो, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो ब्लैक वेजेस वैकेंसी होंगी उस पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 21वां संविधान संशोधन होता है, और जो 21वां संविधान संशोधन होता है, संसद द्वारा ये जो 50% का आरक्षण था इसको भी हटा दिया गया, यानी 50% से भी ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। यानी हरदम क्या किया गया, संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बात को हटाया गया। समझ में? ब्लैक वेजेस वैकेंसी समझ में कि नहीं है? तो सीधी सी भाषा में ऐसे समझे, ब्लैक वेजेस वैकेंसी वो होती हैं जो किसी वर्ग के लिए, समुदाय के लिए आती हैं, बट वो सीटें फिल नहीं हो पाती, तो उनको नेक्स्ट टाइम के लिए ऐड कर दिया जाता है। जब वो वैकेंसी आएगी तो उसमें ऐड कर देंगे। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो ऐड होंगी सीटें, इस पे जो आरक्षण होगा 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो उस पे क्या हुआ, संसद के द्वारा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद द्वारा ये भी हटा दिया गया, यानी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। यानी अब सीधी सी बात कहें तो ब्लैक वेजेस पर 50% से ज्यादा भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुद्दा समझ में आया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद बच्चा एक और मुद्दा होता है बच्चा, वो कौन सा मुद्दा, वो मुद्दा है शैक्षणिक संस्थानों पर, शैक्षणिक संस्थानों पर आरक्षण की बात। यानी जो ओबीसी है, ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों पर बच्चा, जो ओबीसी थी बच्चा, इसको क्या करना था, शैक्षणिक संस्थानों पर, यानी जो एजुकेशन के शिक्षक थे, शैक्षणिक संस्थानों पर आरक्षण की बात कही गई, संस्थानों पर आरक्षण की बात कही गई। ये किस संविधान संशोधन द्वारा, 93 संविधान संशोधन द्वारा, जो 2006 में होता है और 2007 से लागू हो जाता है। यानी जो ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों पर, जो एजुकेशन सेक्टर में जब से छूट देने लगे 27% की, वो कब से होता है, 93 संविधान संशोधन द्वारा 2007 से लागू होता है, जो 2006 में आता है। ठीक है, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा 2007 से लागू हो जाती है। यानी सीधी सी बात है, ओबीसी को 2007 से 27% का आरक्षण किसी कॉलेज में एडमिशन के लेने के लिए, जैसे बीटेक के लिए, एमबीए के लिए 27% का जो आरक्षण मिलता है, ये किस 93 संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। उसके बाद 103 संविधान संशोधन होता है, और इसमें 2018 में जो होता है बच्चा, और इसमें यही बताया गया जो ईडब्ल्यूएस है, यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन है, उसको भी 10% यानी आर्थिक आधार पर भी अब आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन में जो है। ठीक है, और इसका मैंने पूरा पढ़ा दिया अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है, मैंने इसको पढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की सीरीज देखो जाके, वहां से आप चैप्टर कंप्लीट करो। 103वां संविधान संशोधन जो था, उसके बाद डाउट क्लियर करो। ठीक है, चलो इतना कुछ समझ में आए। अब इसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है। ठीक है, देखो आर्टिकल 17 में क्या है बच्चा, आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। यानी छुआछूत का अंत क्या है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है, देखो अनुच्छेद 17 में बच्चा क्या है, अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का, तुम अपनी भाषा में समझो। देखो पहले तो लिख दें जो संविधान में लिखा है, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति किसी को छुआछूत के आधार पर ग्लानि महसूस नहीं करा सकता है, यानी छुआछूत का अंत हो गया है। संविधान ने इस बात को, सीधी सी बात कही, वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी समुदाय के व्यक्ति है, उसको छुआछूत के आधार पर समाज में ग्लानि महसूस नहीं कराना है। उस पर आप सीधा कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी अस्पृश्यता का अंत, सीधी सी भाषा में बताएं तो आर्टिकल 17 में यही बताया गया, छुआछूत का अंत। उसके बाद बच्चा 18 में आता है, अनुच्छेद 18 में बच्चा, अनुच्छेद 18 में आता है बच्चा, अनुच्छेद 18 में क्या आता है बच्चा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 में क्या, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या आता है, उपाधियों का अंत। तो बच्चा उपाधियों का अंत में सिर्फ दो चीजें, एक सैन्य उपाधि आप ले सकते हैं, और एक क्या है, शैक्षणिक उपाधि। यानी चाहे आप जनरल लगा लो, ठीक है, लेफ्टिनेंट लगा लो, और चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हो। ठीक है, बाकी इन सारी चीजों को छोड़कर आप किसी और चीज की उपाधि नहीं ले सकते हो, यानी उपाधियों का अंत है। ठीक है, और किसी चीज की उपाधि आप नहीं ले सकते। या फिर अगर आपको कोई
दूसरे देश का व्यक्ति या कोई दूसरा देश आपको उपाधि दे रहा है तो पहले आपको लेने से पहले आपको जो मानद उपाधि जिसको कहते हैं उसको उससे पहले आपको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद आप ले सकेंगे। यानी जितनी भी उपाधियां थी जैसे राजा हरि सिंह जी, ये सारी उपाधियां राजा हरि सिंह, ये राजा वाली जो उपाधि थी उसको हटा दिया गया, ये सारी उपाधियों को हटा दिया जो एक पर्टिकुलर लोग को नामित करते। ठीक है, हाँ आपको सैन्य जैसे लेफ्टिनेंट है वो आप लगा सकते हो, इंजीनियर है आप वो लगा सकते हो, डॉक्टर है वो लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी जो उपाधि आप ये लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे राजा हो गए, महाराजा हो गए, महाराजा सूबेदार सिंह जी जो सूबेदार, ये सारी चीजें है ना, इस सब चीजों को हटा दिया गया। ठीक है, जमींदार चौकीदार ये सारी चीजों को हटा दिया गया। ठीक, इसका अंत कर दिया गया। ठीक है, यानी पहली बात 14 में क्या, समानता के विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात, उसके बाद भेदभाव के अंत, उसके बाद लोक नियोजन में समानता सब कुछ बताया, उसके बाद 17 में क्या, छुआछूत का अंत, और उसके बाद 18 में क्या, उपाधियों का अंत। हाँ, लेकिन उपाधियों के अंत में एक और बात आती, कभी कभी अभी हाल ही में चर्चा में आता है कि भारत रत्न एक उपाधि है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट दिया कि जो भारत रत्न जिसे कहते हैं ना, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि कोई उपाधि नहीं है, एक सम्मान है, और प्रत्येक भारत के नागरिक सम्मान पाने के लिए वो उसके अपने कार्य के लिए सम्मान दिया जाता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत रत्न है उसको क्या बताया, सम्मान बताया। ठीक है, सम्मान बताया, सम्मान जो आपके मान सम्मान की बात है वो बताया। ठीक है, यानी सम्मान बताया, इसलिए उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका बच्चा फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकारों का पहला भाग 14 से लेकर जो 18 में है, समान विधि के समझ समानता सब कुछ बताया, यानी समान संरक्षण की बात बताई, समानता का अधिकार की बात बताई। या 18 मैंने बताया कि जो भारत रत्न था वो क्या था, वो एक सम्मान था, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, ये लेक्चर आपको कंप्लीट हुआ, अच्छा लगा। अगर मान सम्मान की बात अगर फिर भी कोई कहे आपको कोई मान सम्मान में कोई चीजें दे रहे हैं तो आप उसको आसानी से ले सकते हैं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।